नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं करियर काउंसलर और पेरेंटिंग कोच अमित डागर जी। अमित डागर जी पहले भी हमारे साथ आ चुके हैं और हम जानेंगे इनसे पेरेंटिंग से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी और आज के समय की ज़रूरत वाली बातें। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार धर्मेंद्र जी, बहुत अच्छा हूँ और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर एक सवाल बहुत सिंपल सा है पर है बड़ा पेचीदा कि ये पेरेंटिंग जो है ये क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी हो गई है आजकल? ऐसा तो है नहीं कि पेरेंट अभी ताज़ा ही बने हैं, पेरेंट तो सदियों सदियों से बनते आए हैं। लेकिन अब ये जो पेरेंटिंग शब्द है ये बहुत चर्चा वाला शब्द है, क्यों है ये इतना चर्चा में? क्योंकि चर्चा में इसलिए है कि एक पूरी जनरेशन बदल गई, हमारे समाज का ढांचा बदल गया है। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो उसमें जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चे को पालने के लिए एक गांव चाहिए तो वो गांव होता था हमारे पास। आज वो गांव खत्म हो गया, अब तो फ्लैट हो गए हैं जी, फ्लैट हो गए। तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और जो आज के पेरेंट हैं वो भी अपने घर से बाहर निकले हुए हैं, तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है और सबको यूँ लगता है कि भी जैसे बच्चा पैदा करने से हम पेरेंट बन गए। लेकिन आप एक बच्चे को बड़ा नहीं कर रहे हो, आप एक एडल्ट को बड़ा कर रहे हो। वो समाज में जाएगा और इन्फ्लुएंस करेगा जैसा भी आप उसको पेरेंटिंग करोगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट, हम बेसिकली सोचते हैं कि बच्चा है इसको हमें कुछ सिखाना नहीं है। आप ये देखिए कि वो समाज में जाएगा, समाज में जाके कितना इन्फ्लुएंस करेगा, पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव करेगा, वो आपकी पेरेंटिंग से करेगा जी। तो इसलिए आपको वो समझने की ज़रूरत है कि वो एक जिम्मेदारी है। ज़्यादातर पेरेंट्स भी मान के चलते हैं जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे ये बड़े हो, लेकिन आपके पास जो बैकअप था वो इन बच्चों के पास नहीं है। ये बिना बैकअप के बच्चे हैं। और पहले जो एक अभाव होता था, आज अबंडेंस है हर चीज़ का, पैसे का, इंफॉर्मेशन का, कितनी चीज़ें। तो चीज़ें, हर चीज़ बदल गई है, तो इसलिए पेरेंटिंग को भी बदलना पड़ेगा हमें। अच्छा जी सर, जैसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, इस बात के क्या सिम्टम्स हैं कि हमें ये लगे कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं? भाई हमारे बच्चा और पेरेंट्स के रिश्ते किस तरह के होने चाहिए जिससे ये लगे कि भाई सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं? इसके क्या पैमाने हैं? यदि आपको अंदर से ये फील आता है कि नहीं हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, बच्चा आपके पास खुल के हंस पाता है, आपको अपनी बातें बता पाता है, वास्तव में ज़्यादातर पेरेंट्स को ऐसा लगता है सुपरफिशियल चीज़ें होती हैं कि हाँ ये ठीक है वो ठीक है। नहीं, यदि आपको दिल से कोई चीज़ महसूस हो रही है तो मैं समझता हूँ आपका रिलेशनशिप अच्छा जा रहा है। हाँ, तो वो फील आपको आनी चाहिए। जैसे आजकल काफ़ी चीज़ें आर्टिफिशियल हो गई हैं, हम लोगों से मिलते हैं और जी कैसे हो, हाँ जी ठीक हूँ जी, आप कैसे हो जी, मैं भी ठीक हूँ, सब बढ़िया है कहने की आदत है। यस, तो अगर ये रिलेशनशिप आपका बच्चे के साथ है कि और बेटा कैसे हो, ठीक हूँ, कैसे हो, ठीक हूँ, तो गड़बड़ है। मतलब बच्चा कुछ भी खुल के जो जितना नेचुरल रहेगा आपको फील आएगी कि हाँ मैं, बच्चा मेरे से कनेक्टेड है। अच्छा जी। वो अपने बिहेवियर से दिखाएगा, वो प्यार करेगा, वो भी आपको दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा। अच्छा सर, जैसे हर चीज़ के वो होते हैं, सिलेबस हैं, आपको कुकिंग सीखनी है तो कोई सिखाने वाला है। पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई सिलेबस नहीं है सर, और मेरे ख्याल से पेरेंटिंग हर बच्चे की और पिता की अलग होती है, मतलब हर घर की अलग होती है। बिल्कुल, हर सही करो, है ना? तो इसमें ऐसे कौन सा नज़रिया ठीक रहता है पेरेंटिंग का? मतलब एक वो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कभी कुछ कहते ही नहीं, एक वो पेरेंट्स हैं जो बच्चों को हमेशा कुछ कहते रहते हैं, एक वो पेरेंट्स हैं जो हमेशा अपने बच्चों की तारीफ़ करते हैं, एक वो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की कभी तारीफ़ नहीं करते। तो सब अलग अलग तर्क है, तो किस तरह के पेरेंट्स सबसे सही हैं? ये मुश्किल सवाल है क्योंकि हर बच्चा अलग है। जैसे आपने कहा हर परिवार अलग है। कोई बच्चा थोड़े बहुत डर से काम करता है, कोई प्यार से कर लेता है, किसी को आज़ादी चाहिए होती है, किसी को थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से मोटा मोटा अगर आप मानो तो बच्चे को जितना आप इंडिपेंडेंट करते जाओगे, उसकी ग्रूमिंग करते जाओगे, उसको फ्री छोड़ते जाओगे कि भाई आपको जो करना है उसको अपने डिसीजन लेना सिखाओगे, तो मैं समझता हूँ वो एक पेरेंटिंग स्टाइल हमें रखनी चाहिए। जो कंट्रोल करने वाली पहले पेरेंटिंग स्टाइल होती है गाइडेड पेरेंटिंग,
वो पहले भी नुकसान करती थी, लेकिन इतना पता नहीं चलता था। जब आप गाइडेड पेरेंटिंग करते हो, आज के दौर में तो बहुत ही मुश्किल होने वाली है। बच्चे बदल गए हैं, तो एक तो वो आपके कंट्रोल को स्वीकार नहीं करते, तभी विद्रोह कर देंगे। और आसपास आज़ादी काफ़ी देखने को मिल रही है, बच्चों को काफ़ी फ्रीडम है किसी भी रीज़न से। कई बार पेरेंट्स की मजबूरी भी है फ्रीडम देना, कि भी दोनों वर्किंग हैं या किसी भी कारण से। लेकिन ओवरऑल ये पेरेंटिंग स्टाइल ठीक है कि आप बच्चों को थोड़ा थोड़ा इंडिपेंडेंट रखो अपने से। वो अपनी लाइफ को धीरे धीरे खुद हैंडल करना सीखें, और जहाँ आपको ज़रूरत लगती हो वहाँ हल्का सा उनको बता सकते हैं कि भी हाँ ठीक है बेटा, हमारे हिसाब से ये ठीक है। स्टिल डिसीजन इन द एंड उनका ही होना चाहिए। जो एक पुराना माइंडसेट है वो ये कहता है कि नहीं, हमें कंट्रोल करके चलना चाहिए, हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो उनमें रखनी चाहिए। वैल्यूज़ आप अपने व्यवहार से रखो। बच्चा आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपके संस्कार हैं, जो आपके वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। लेकिन वो बच्चे खुद यदि स्वीकार करेंगे तो वो उनकी वैल्यूज़ होंगी, नहीं तो वो कहेगा ये आपकी वैल्यूज़ है। तो आप अपने व्यवहार में रखिए, और एक स्टेज पर बच्चा रियलाइज़ करता है कि मैं किस फैमिली से हूँ, तो वो आपकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेगा। लेकिन इंडिपेंडेंट आपको रखना चाहिए बच्चों को, उनको फ्री छोड़ दो। हैं फ्री छोड़ दो। अच्छा सर, एक बहुत ही बड़ा सवाल एक आज के टाइम में मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि 9th के बाद स्कूल ऑलमोस्ट खाली हो रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बच्चे नहीं दिखते उन स्कूलों में। तो पता चलता है कि या तो किसी का नाम ऐसे ही चल रहा है और बच्चा किसी कोचिंग एकेडमी में पढ़ रहा है। 4 प्रोफेशन ऐसे हैं सर जो मोस्ट डिमांडिंग है। या तो किसी को डॉक्टर बनना है, या किसी को इंजीनियर बनना है, या कुछ लोग एनडीए की तरफ निकल जाते हैं, या कुछ लोग क्लेट। मतलब ये 4 प्रोफेशन ऐसे हैं जो बहुत ही आज के दिन डिमांड में। ये जो कोचिंग है, कैसे तय करें हम बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने बच्चे इसलिए कोचिंग पे भेजे क्योंकि उनको लगता है कि बिना कोचिंग के कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादातर के। और उन बच्चों का अफसोसजनक बात यह है कि कुछ हुआ भी नहीं बेचारों का। 1-2 कामयाब हुए पर ज़्यादा नहीं हो पाए। तो हमें पेरेंट कैसे तय करें कि इसको कोचिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, और आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है कोचिंग ही एक रास्ता है। और यदि आपका बच्चा ब्राइट है, पहले तो जो बच्चे वास्तव में किसी करियर के लिए बने हैं, यदि आपका बच्चा ब्राइट है, उसका इंटरेस्ट है और वो ठीक कर रहा है, तो जो चीज़ बिगड़ी नहीं हो उसको ठीक नहीं करना चाहिए। अच्छा जी। बच्चा आपका ब्राइट है, ठीक कर रहा है, बढ़िया स्कोर कर रहा है, तो आप कोचिंग में भेज के क्या हासिल करना चाहते हैं? यदि हम स्वस्थ हैं और हम मल्टीविटामिन की टैबलेट्स लेंगे, एंटीबायोटिक लेंगे, तो हम स्ट्रॉन्ग थोड़ी हो जाएंगे। हाँ, शरीर पे कुछ खराब ही प्रभाव पड़ेगा जी। तो कोचिंग वही काम करती है। सिर्फ रेमेडियल तौर पे हम कोई चीज़ ले सकते हैं। यदि आपको कोई गाइडेंस पता नहीं हो, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, स्कोरिंग कैसे होगी, आगे क्या चीज़ें हैं, तो थोड़ी बहुत गाइडेंस के लिए तो आप कोचिंग को यूज़ कर सकते हो। मैं मानता हूँ 5-1% का बेनिफिट होता है यदि आप लेना चाहते हो तो। लेकिन कोचिंग में जितना टाइम वेस्ट बच्चे करते हैं, वो हर चीज़ को नेगेट कर देता है। उसका जो बेनिफिट आपको मिलता है वो नेगेट कर देता है उस चीज़ को। जो स्कूलिंग उनकी डिस्टर्ब होती है 9th से 12th वाली, सारी, क्या वो जीवन में उसके प्रभाव डालती है? सारा ही नुकसान वो होता है। यदि आप पहले देखेंगे तो स्कूल्स में करियर की बात नहीं होती थी, सिर्फ एजुकेशन की बात होती। एजुकेशन, स्कूल मतलब शिक्षा। शिक्षा, भाई आप बच्चे को पढ़ाइए, फैसिलिटी दीजिए, एक्टिविटीज़ करवाइए, स्पोर्ट्स करवाइए, स्पीच करवाइए, डिबेट करवाइए, जो भी आपका काम है। करियर आपका काम नहीं है। आपका काम है बच्चे को एक्सपोजर देना, उसको स्किल्स देना, उसको वो अपॉर्चुनिटीज़ देना कि वो खुद की स्किल्स को आइडेंटिफाई कर पाए। कोचिंग में तो आपने सीधा एक बच्चे को ये टारगेट दे दिया है कि नीट है, जेई है, क्लैट है, कुछ भी है, बाकी चीज़ें तो उसने कट ऑफ कर दी। खत्म हो गई जिंदगी, खत्म हो गई, दोस्त खत्म हो गए, सब कुछ शेड्यूल खत्म हो गया। हाँ, खत्म। मतलब बच्चों के पास, मेरे पास टेस्ट के लिए आते हैं, बच्चों के पास स्किल्स नहीं है। वो बच्चा एकेडमिकली ठीक है, भाई स्कोर कर रहा है मान लो, लेकिन उसके पास स्किल्स कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको कोई करियर चूज करना है, उसमें तो आपको स्किल्स चाहिए। सिर्फ एकेडमिक्स से मुझे डॉक्टर बनना है तो बायो बढ़िया पढ़ के मैं थोड़ी बन सकता हूँ, है ना? तो वो चीज़ कोचिंग खत्म कर रही है।
और पेरेंट्स कर रहे हैं। मैं तो कोचिंग वालों को इतना दोष नहीं देता, मैं तो पेरेंट्स का दोष। पेरेंट्स भेज रहे हैं तो कोचिंग सेंटर कोचिंग चल रही है भाई, कोचिंग वाला तो अपना काम कर रहा है, बच्चा तो पेरेंट का है, उसको देखना है तेरे बच्चे के लिए बेटर क्या है। और मैं हमेशा कहता हूं कि एक एवरेज बच्चा 60-70% का बच्चा यदि उसमें स्किल्स हैं, वो कॉन्फिडेंट है, तो एक बच्चा जिसके पास 100% नॉलेज है और कम कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा कामयाब होगा। अच्छा, तो अपने बच्चों को स्किल्स देनी चाहिए जो पहले स्कूलिंग करती थी। तो आप देखोगे पहले जो पुराने पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास काफ़ी अच्छा वो कड़े हुए भी है ना साथ हाँ, कड़े हुए होते हैं। तो वही चीज़ अनफॉर्चुनेटली आज ख़त्म हो रही है। और पेरेंट्स करियर की भाग दौड़ में कि हमें जल्दी से कोई करियर मिल जाए, उसके चक्कर में कोचिंग वो तीसरी चौथी से ही शुरू हो जाते हैं, थर्ड फोर्थ से ही करियर की चिंताएं शुरू हो जाती हैं। हाँ हाँ। और आप देखिए कि कोचिंग का सक्सेस रेट क्या है। आज जैसे रिजल्ट आया है अभी, अब उन पेरेंट्स से जाके कोई पूछे कि भाई आपने नीट की कोचिंग करवाई, जेई की करवाई, क्लैट की करवाई, एनडी की करवाई, सिलेक्शन कितनों का हुआ, और आपके बच्चे की मेंटल स्टेट क्या है आज। वो बच्चा डिप्रेशन में है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। यदि आपने उसको स्किल्स दी होती कि बेटा तू ये सारी एक्सप्लोर कर, वो अपने आप आपको बताएगा मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे इसमें जाना है, किसी चीज़ में जाना है। और स्किल, आप डॉक्टर बन जाओ, एनडी में चले जाओ, लॉयर बन जाओ, इंजीनियर बन, अब कुछ स्किल्स तो फिर भी चाहिए। लोगों से मिलना होगा, बात करनी होगी, आपकी स्पीच होनी चाहिए। तो वो सारी स्किल्स आएंगी कैसे अगर आप स्कूलिंग अच्छे नहीं करोगे तो। जी। और पहले आप देखोगे कि लोग स्कूल ढूंढ ढूंढ के जाते थे कि अच्छा स्कूल कौन सा है। हाँ। आजकल अच्छे कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं। हाँ, अच्छा स्कूल कोई बात ही नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेटली अच्छे स्कूलों की जरूरत नहीं है। मुझे तो किसी ने बहुत ही गंभीर बात कही, उसने कहा धर्मेंद्र हमें लगता है बहुत ही बड़े अधिकारी हैं, बोले हमें लगता है कि 9th तक के स्कूल रख लेने चाहिए, बाकी बंद कर दे। अब बोले जरूरत महसूस नहीं होती 9th से स्कूल की। 1 to 8 ही हो गए स्कूल, 9 to 12 है ही नहीं। तो वो खत्म हो गया। पहले आपको ध्यान होगा एक वर्ड यूज करते थे हम, ऑल राउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। हर स्कूल ये कहता था जी हम ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाते, उस पर लिखा होता था उनके पंपलेट पे। हाँ? सर्वांगीण विकास के लिए। अब आप देख लो किसी भी पैम्फलेट में अगर किसी भी कोई स्कूल ये बात करता हो तो नहीं, वो कोचिंग सेंटरों के नाम तो लिखे होते हैं कि इनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है, पर सर्वांगीण विकास नहीं लिखा होता कहीं भी। बिल्कुल गायब है। कोई पेरेंट इस बात को नोट नहीं कर रहा कि भी वो वर्ड कहाँ गया और वो वर्ड क्यों था, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी। तो हमें थोड़ा सा रुक के उस वर्ड को याद करने की जरूरत है। मुझे दुख होता है कि बच्चों को पेरेंट्स ही खत्म कर रहे हैं। भाई आप एक बच्चे ने 80-90 साल जीना है, उसको उसके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। भाई वो खुश रहेगा तभी तो कुछ कर पाए। अच्छा सर, आपके पास तो बहुत सारे पेरेंट्स आते रहते हैं जी, और वो हर तरह के बच्चे होते हैं। ज़्यादातर बहुतायत बच्चे किस तरह के बच्चे हैं आपके पास जो आते हैं, उनमें क्या कमी आपको नज़र आती है? जैसे हमारे बच्चों का स्पोर्ट्स ख़त्म हो गया, मैं बताऊं, फिजिकली एक्टिव बिल्कुल नहीं है बच्चे। अच्छा जी। हाँ जी, बच्चों के पास कोई हॉबीज़ नहीं कि हॉबीलेस बच्चे हैं, ख़त्म बिल्कुल। अच्छा। आप मैं बेसिक जब काउंसलिंग सेशन करता हूं बच्चों के साथ तो पूछता हूं, तो जैसे स्पोर्ट्स के मैं पूछता हूं क्या गेम खेलते हो, तो ऑनलाइन गेम्स के नाम बताते हैं। हॉबीज़ के नाम पर कुछ नहीं। पेरेंट्स से उनके रिलेशनशिप पूछता हूँ, ऑर्डिनरी। तो ये तो बेसिक एजुकेशन का पार्ट थी हमारी। मतलब अब वो मतलब कोई हॉबी नहीं है, फिजिकल कोई एक्सरसाइज नहीं है, डोमेस्टिक हेल्प कराते हैं बच्चे थोड़े बिल्कुल न्यूनतम खुद की करते होंगे। कॉन्फिडेंस कैसा है आजकल के बच्चों में? जब ये चीज़ें नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप कमज़ोर हो जाता है बच्चों का। अच्छा ना बिल्कुल अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं आजकल की नहीं, बहुत कम। जैसे स्पीच बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अपने बारे में 10 लाइनें नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। अच्छा, डिबेट और ये तो फिर मतलब मैं वही कह रहा हूँ, आपने वो खत्म ही कर दिया ना स्कूल से। बच्चे में कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप ये सारी चीज़ों से उनको गुजारोगे, कोई एक्सपोजर दोगे, स्किल्स दोगे। अभी तो आपने घोड़े की तरह उसको सिर्फ वो बांध दिया कि भी एक टारगेट दे दिया, आपने ये अचीव करना है। वो अपने आप ही छोड़ देता है। उसको लगता है मेरे पेरेंट्स को यही ज़रूरत है। और ज़्यादातर बच्चे वो भी नहीं कर पाते हैं। आपने उसको टारगेट दे दिया है, कंपटीशन कितना है भाई? 23 लाख बच्चे नीट में बैठ रहे हैं, तो सिलेक्शन तो 1.25 लाख का ही होना। 1.25 लाख का ही है। और कंपटीशन चल रहा है 90, 95, 100 का।
हमारे बच्चे के 60 हैं, 70 हैं, 50, वो तो कहीं रेस में ही नहीं है, उसको भी बेचारे को सिक्कर भेज उसी उसमें भेजा जा रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स पता नहीं क्यों रियलाइज नहीं कर रहे। जैसे मैं मिलता हूँ, बताता हूँ, तो अब पेरेंट की अपनी सोच है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और करियर के फैसले पेरेंट्स ही ले रहे हैं, पेरेंट्स से ले रहे 100 में से 90 में 90। अच्छा, और वो भी अपनी मर्जी से ले रहे हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाते हैं, यदि उनको सुटेबल लगता है तो वो उसमें जाते हैं। वो जो सोच रहे हैं, अगर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट में उस पर मोहर लगा देते हो तो ओके है, ओके। और अगर आप उससे डिफर करते हो तो फिर वो आपके डिसीजन वही करना है। लेकिन बाहर शहरों में अभी पेरेंट्स हैं, ओपन हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि भी बच्चों को थोड़ी फ्रीडम दी जाए। जो बात बताई जा रही है, संख्या धीरे धीरे पिछले साल से जैसे इस साल बेटर है। लास्ट टाइम जब हमने बात की थी उसके बाद कुछ टेस्ट हुए, तो ऐसे पेरेंट्स की संख्या थोड़ी सी बेटर है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है। चलिए, वो पेरेंट्स तो चलो जिन्होंने पता है आपसे बात की है, कुछ नए भी देख रहे होंगे। क्या है साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक बार दोबारा से बता दीजिए। जी, साइकोमेट्रिक टेस्ट से बेसिकली हम बच्चे को समझ पाते हैं, 3 चीज़ें उसके बारे में जान पाते हैं कि उसके पास स्किल्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जी, स्किल, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी तीनों पता लग जाती हैं। और ये बेसिस होती हैं कोई भी हम जब करियर चूज़ करते हैं। यदि मैं किसी ऐसे करियर में जाता हूँ जो मेरी स्किल्स को सूट करता है, मेरी पर्सनैलिटी को सूट करता है, तो ऑब्वियस है मैं सक्सेसफुल भी होऊंगा, खुश भी रहूँगा, दोनों ही चीज़ें होंगी। तो ये टेस्ट हमें ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है मेरी स्किल्स क्या हैं। 14 स्किल्स होती हैं जिन पर हम असेसमेंट लेते हैं। करियर फील्ड्स होते हैं अलग अलग कि किस करियर में आपका बच्चा कितना मैच करता है, आपकी स्किल्स कितनी मैच करती हैं, उसका इंटरेस्ट कितना मैच करता है। तो ये चीज़ें हम जान पाते हैं और उसके बेसिस पर फिर हमें रिकमेंडेशंस मिलती हैं कि आप ये 10th के लेवल पे स्ट्रीम्स के भी रिकमेंडेशन मिलते हैं कि आप 11th में ये सब्जेक्ट्स पढ़ाइए, और फर्दर ऑन उसको फिर आगे किस करियर में वो जा सकता है। तो ये भी हमें रिकमेंडेशन मिलता है। बड़ा साइंटिफिक सी है। तो जो पेरेंट्स ओपन होते हैं चीज़ों को समझने के लिए, आज हम एआई की कितनी बात करते हैं जी, हर फील्ड में एआई है, लेकिन हमें एक करियर से रिलेटेड चीज़, एक टेस्ट है, उसको हम पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते। और ऑनलाइन ऑनलाइन ही टेस्ट होता है। आप पूरे देश में, विदेश में कहीं से भी बैठ के करवा सकते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, ऐसा ना कोई अलग से तैयारी की ज़रूरत होती, बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है। मैं पहले बच्चों की काउंसलिंग करता हूं तो बच्चों को किसी प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए बेसिकली, क्योंकि टेस्ट बच्चे नहीं देना होता है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बहुत ईजी टेस्ट है, लेकिन बहुत मददगार है जो पेरेंट ओपन होते हैं। अच्छा, उनके लिए ज़्यादातर पेरेंट्स को मैं यूँ नहीं बताता कि मैं तो इसलिए, मुझे तो पता है कि मैंने बच्चों का करवाया है, और बच्चे जिन बच्चों का हुआ है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में ना। मुझे तो खैर पता है इस पर। अच्छा सर, एक बड़ा पेरेंटिंग में इशू ये है आज के दिन कि जी बच्चे हमारी बात नहीं मानते। जी जी, कहते हैं पेरेंट्स आपको ये? बहुत कहते हैं। इनफैक्ट हर पेरेंट के पास ये कॉमन कंप्लेंट है। हाँ, कि बच्चे बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते बच्चे बात? अब ये मैं पेरेंट से पूछता हूँ इसका जवाब जो होता है, मैंने कहा क्यों नहीं मानते आप बताओ, आप बच्चे की बात मानते? बोले हाँ जी हम तो मानते हैं। हाँ, तो बच्चा आपकी बात क्यों नहीं मानता? हाँ, इस बात का जवाब आपके पास होना चाहिए। बच्चा आपका है, आपने कभी कोशिश की है पूछने की भी ये बात क्यों नहीं मान रहे? तो बेसिक कुछ चीज़ों, मतलब कई बार पेरेंट बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, कुछ तो रीज़न ये होता है कि वो हर चीज़ में टोका टाकी रखते हैं। तो कुछ चीज़ें तो हमें टोका टाकी नहीं करनी चाहिए बच्चों को ना, छोड़नी पड़ेंगी। मतलब आप ये नहीं कि हर चीज़ पे उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। कुछ बच्चों के साथ वो कहते हैं ना लड़ाई, अपनी सेलेक्टेड लड़ाई लड़नी चाहिए पेरेंटिंग में कि भाई ये चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं, इन चीज़ों पे मैं बात करूं यदि कोई बहुत परेशानी है तो। कुछ चीज़ें इग्नोर करो, कुछ चीज़ें टाइम के साथ ऑब्सलीट हो जाती हैं, उनका कोई रेलेवेंस नहीं रहता। जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट लगती हैं वो यदि आपके व्यवहार में हैं तो मैं समझता हूँ बच्चा उसे अडॉप्ट करेगा। आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो बच्चा आज नहीं कल ज़रूर करेगा। आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है तो आप भूल जाइए, बच्चा नहीं करेगा उससे। नहीं करेगा। एक बड़ा इशू सर मोबाइल है जी, मैंने पहले ही बात की है। बच्चा मोबाइल क्यों देखता है? ये बड़े क्यों देखते हैं? सवाल तो ये भी है। मैं तो क्यों देखते हैं? इसको ट्रैप कहता हूँ। हालांकि मैं कंटेंट बनाता हूँ, बिल्कुल मैं मोबाइल पे कंटेंट बनाता हूँ और मेरी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मसला है। इसके बावजूद मैं लोगों से ये कहता हूँ कि 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल मत देखिए।
लेकिन बच्चे तो 8-8 घंटे देख रहे हैं, 10-10 घंटे देख रहे हैं। देखते हैं। तो वो इनिशियली पेरेंट क्या करते हैं, मोबाइल को एक समाधान के तौर पे लाते हैं कि भी एक सॉल्यूशन है, बच्चा कुछ कर रहा है, कहीं बिजी रखना है, मोबाइल दे देते हैं। फिर वो सॉल्यूशन उनकी प्रॉब्लम बन जाता है। तो आप सोचते तो हो कि ये सॉल्यूशन है, लेकिन वो प्रॉब्लम है, ग्लोबली समस्या है। वैसे ग्लोबल समस्या है। कुछ कंट्रीज ने तो कर दिया है, जैसे आपको सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है और वापस जो है कंट्रोल कर रहे हैं। अपने यहाँ अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स जो हैं थोड़े से रिलैक्स हैं इस माहौल को लेके कि भी ठीक है मोबाइल है, वो उतने सीरियस नहीं है जितनी वो बात करते हैं। यदि आप कंट्रोल करना चाहो तो शायद आप भी कर रहे होगे, मैंने भी किया है, आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। मोबाइल देते तो आप ही हो। आपकी जो किताबें आई हैं पेरेंटिंग पे जी, वो अवेलेबल हैं अभी आपके पास? जी हाँ, 4 बुक्स हैं, चारों मेरे पास अवेलेबल हैं। तो किसी दर्शक को चाहिए तो मंगवा सकता है? हाँ, किसी दर्शक को चाहिए तो वो मुझसे संपर्क करके मंगवा सकता है। ठीक है। और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए भी? हाँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कोई करवाना चाहे तो स्क्रीन पे नंबर डाल सकते हैं और मुझे संपर्क करके करवा सकते हैं। राइट एज है, अभी रिजल्ट आया है, तो मैं कहता हूँ मेरे इंटरेस्ट के नहीं, अपने फायदे के लिए करवाइए इसको। क्लैरिटी आपको मिलने बहुत ही आपसे करके ये जो मेट्रो सिटीज हैं, जो टेस्ट आप 2500-2600 रुपए में करते हैं सर, वो 25-25 हज़ार रुपये लेते हैं लोग उसके। हाँ, बिल्कुल। आपने तो वैसे ही लोगों के लिए बहुत ही रिजनेबल इसके रखे हैं। और अच्छी बात यह है कि पेरेंटिंग पे हमें बात करनी चाहिए सर, हर महीने करनी चाहिए कम से कम। मैं तो जैसे मैंने आपको भी कहा था, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि जितने आपकी तरह के लोग हैं, आप लोगों को तो और करनी चाहिए। मतलब क्योंकि आपको लोग सुनते हैं अच्छे से, तो जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पास तो एक लिमिटेड सा ही नज़रिया होता है, आपके पास अपने अनुभव हैं, आपने पेरेंटिंग की है, और भी बहुत सारे कॉमन लोग होते हैं जिनके बहुत अच्छे पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो लोगों को जितना शेयर करेंगे, जितना हम बात करेंगे, पेरेंट्स को उतनी मदद मिलेगी। आज अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि रिसेंट अभी पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर बढ़े हैं वो पेरेंटिंग के ऊपर है। अच्छा, हाँ। तो क्या करते हो इन्फ्लुएंसर? यही कि भी पेरेंटिंग के ऊपर जो भी उनका नज़रिया होता है वो शेयर करते हैं। मेरे तो 2 बच्चे हैं सर, आप दोनों को जानते हैं। मुझे तो कभी नहीं लगा मैं परफेक्ट पेरेंट हूँ। वो तो आपको लगता है, जैसे मैं तो पेरेंट से मिलता हूँ, तो जैसे जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब हमें पता चलता है। अभी तो ग्रोइंग एज में है जैसे आपके साथ ना, तो मुझे तो आप में बहुत अच्छा पेरेंट लगता है कि भी जो भी जिस तरह की पेरेंटिंग आप कर रहे हो, जैसे आप अपने व्यवहार से काफ़ी चीज़ें करते हो जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे बुक्स बहुत पढ़ते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आजकल बच्चों को अच्छा, आजकल रीडिंग हैबिट कैसी है बच्चों की? आपके पास जो बच्चे आते हैं? 0 है बिल्कुल, बुक्स तो कोई पढ़ता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई भी, जैसे बड़ा मुश्किल, पेरेंट को ये पता ही नहीं कि बुक्स का कोई फायदा है। तो जब आपको तो अवेयरनेस है। अभी जैसे आपने एक डाला था 8 किताबों का सेट जी, तो मैंने तुरंत ऑर्डर किया और माधुरी ने पढ़ भी ली वो सारी, और बहुत अच्छी किताब है। बहुत अच्छी किताब है भाई। किताबें एक ऐसी चीज़ हैं, आपको सिर्फ थोड़े से पैसे में इतनी सारी जानकारी आपको कहीं नहीं जानना, और इतना बढ़िया एंगेजिंग काम है। तो मैं तो आपसे पूछना चाहता था कि आपने आदत कैसे डाली बच्चों को? वो आप ही हैं सर। एक्चुअली घर में इन्वायरमेंट है एक कि रात के 9 बजे मैं किताब खोल लेता हूँ, मेरी वाइफ बुक खोल लेती हैं, तो बच्चे क्या करेंगे? वो भी कोई ना कोई। दूसरा, हमारे घर के हर कोने में आपको किताबें मिलेंगी। ऐसा कोई कोना हमारे घर में नहीं है जहाँ किताबें ना रखी हों, और हर तरह की किताबें बच्चों की। अभी ये जब छोटे थे तब से लेके अभी तक आपने भी जितनी मैगजीन सजेस्ट की हैं, लगभग हमारे घर पे सारी आती हैं। तो जब सामने पड़ी है तो देखेगा ही उसको बच्चा। दूसरा, मैंने एक चीज़ बच्चों में प्रोत्साहित की है कि आप एक्टिविटी में ज़रूर हिस्सा लेंगे। मतलब मैं कभी स्कोर नहीं पूछता बच्चों के, पर मैं ये ज़रूर पूछता हूँ कि कोई कंपटीशन था तो पार्टिसिपेट किया क्या, और कभी भी ये नहीं पूछा मैंने बच्चों से क्या रहा। मतलब पार्टिसिपेट करना ही जरूरी है। यस, मतलब रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बच्चे को ही दिखा देते हो, भी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी मैं नहीं मानता कि कोई मैं आदर्श पेरेंट हूँ। नहीं, ये बच्चों में जब आप देखेंगे ना, जब बड़े होकर बच्चे आपको बताएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो हम ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात। दूसरा, मैं बच्चों को चिट्ठियाँ भी लिखता हूँ सर। अच्छा, जैसे बेटी हॉस्टल में है तो मैं उसको चिट्ठी लिखता हूँ। हाँ, तो वो भी मुझे लिखती है चिट्ठी, तो वो उससे फिर भावनाएं अंदर से आपके स्किल डेवलप होते हैं, है ना।
अब जैसे कैलीग्राफी है, अब कैलीग्राफी वैसे देखा जाए तो कोई कोर्स थोड़ी है, हाँ लेकिन बच्चे को ले जाता हूँ मैं, तो वो इस बहाने और बच्चों से इंटरेक्शन कर लेता है। हाँ तो मतलब पेरेंटिंग तो यही है सर। यस, बहुत सारी चीजें सीखते हो भाई आप। अगर उसको लिमिट कर रहे हो तो बच्चा सीख कहाँ रहा है, और वो कहीं ना कहीं, जैसे आपका स्पीच अच्छा है तो पहले आप प्रिंट जर्नलिज्म में थे, अब आप यहाँ पर आ गए, तो एक अच्छा स्किल है जी, एक्चुअली बेसिकली ये एक स्किल है। यस, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इसमें मेरी एक जर्नी है सर, बहुत लंबी है ना, क्योंकि मैं बहुत छोटी उम्र में स्टेज पे चढ़ने लग गया, तो वो स्किल डेवलप हो गया। तो भूखा नहीं मर सकते आप, ये स्किल है। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो वो स्किल अगर आपको बचपन में नहीं दी गई तो आज आपको ये नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। आज इसको डेवलप करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन बचपन में आपने दे दिया तो वो किसी भी स्टेज पे काम आ जाती है। आप कितने साल प्रिंट में रहे तब आपको इसकी जरूरत ही नहीं थी, लेकिन अब एकदम से आपको जरूरत पड़ गई। फिर देखा प्रिंट खत्म हो रहा है तो फिर इलेक्ट्रिक में तो जरूरत है। तो स्किल ऐसे है, कहीं पर भी काम आ जाती है आपको। तो स्किल, इसीलिए एक्सपोजर जरूरी है, इसीलिए बढ़िया स्कूलिंग जरूरी है, जो पेरेंट्स को रियलाइज करनी चाहिए। 12वीं तक तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ भाई, पढ़ाना चाहिए। मतलब नॉन अटेंडिंग करके तो आप बच्चों की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ना, वो ब्लैंक छोड़ रहे हो, खत्म हो रहा है। वो बच्चा पीछे मुड़ के देखेगा कि 4 साल मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कोई भी चीज, उसका भी अश्योरेंस नहीं है कि आप हासिल कर लोगे उसे। भैया तो गारंटेड हो भाई 4 साल आप करोगे तो। और 4 साल के जो पेरेंट टारगेट लेके चलते हैं तो बड़ी बेसिक सी बात होती है। जैसे अपने यहाँ कोई भी चीज का चाव होता है, कोई नई चीज आती है, 4 साल तक क्या आप उस चाव को मेंटेन कर सकते? नहीं जी, नहीं कर सकते। भाई मैं नया कपड़ा लाया हूँ, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, इतना ही होता है। तो बच्चे को यदि आपको कुछ करना भी है तो 12th के स्टेज पे जाके आपको थोड़ा बहुत करना चाहिए। 12th में बच्चा अपने सब्जेक्ट के साथ तैयारी कर सकता है आराम से, पहले भी करते थे। तो एटलीस्ट वो अपने जो 4 इंपॉर्टेंट साल हैं, मतलब 8वीं तक तो मस्ती चल रही होती है, कोई बहुत ऐसा नहीं होता। 9 to 12 बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं बच्चे की ग्रोथ के हिसाब से। भाई उसको स्किल्स डेवलप कर रहा है, दोस्तों से मिल रहा है। हमारे टाइम में जैसे घर पे कोई आ जाता था तो हम बाकायदा नमस्ते करते थे। अब ये जरूरी नहीं है, बच्चे नहीं करते। बच्चे आप बैठे हैं और आपके पास से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनका। वो पेरेंट्स ये भी कहते हैं तो अंदर ही रहे, कोई बात नहीं, बाहर आने की जरूरत नहीं। अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, वो आके बैठते हैं तो बच्चों को बुलाते हैं, फिर उनसे बात भी करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि अपने दोस्तों के बच्चों को आप जानो, आपसे कनेक्ट हो, बेटा क्या है, तो बातचीत करते हो, तो स्किल डेवलपमेंट है। लेकिन बस करियर पेरेंटिंग चल रही है कि एक पैदा हो गया अब कुछ करियर बने, उसका पता भी नहीं कि वो बनेगा नहीं। जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं उसका एश्योरेंस कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन लेके चल रहे हैं। बस टारगेट है भाई, वो हमारा है, बच्चे का नहीं है, वो हमारा है। तो स्टेटस हो गया भाई, पड़ोसी का बच्चा कुछ बन गया, मेरा बनना चाहिए। नहीं बनेगा तो वो टेंशन में सर। एक चीज़ और, मैं बहुत ही कीन ऑब्जर्वर हूँ सर बच्चों के मामले में। मैंने जो महसूस किया है कि या तो बच्चे बहुत मोटे हैं, हेल्दी हैं, या बच्चे बहुत शुक्र हैं। नॉर्मल बच्चे कम दिखते हैं, कम। दूसरा, मैं बच्चों की चाल देखता हूँ चलते हुए, चाल भूल गए हैं जी बच्चे अपनी, अजीब सी चाल चलते हैं, क्योंकि वो घर पे रह रहे हैं ज़्यादा समय, या स्कूल गए, स्कूल पे गए तो पेरेंट्स ही उनका बैग बस तक चुराने जाते हैं, फिर वापस लेने। मैंने कई देखा छाता लेके खड़े होते हैं वहाँ पे। तो मैं कभी ऐसे नहीं करता, आने दे जाने दे। तो चाल, बच्चों की चाल भूल गए, खेलना भूल गए, बोलना भूल गए, खाना पीना भूल गए सर। तो हमने सिखाया क्या फिर बच्चों को? मतलब आप नोट करो, बच्चों में वो एनर्जी जो होती थी ना हमारे एक बचपन की, जो वो एनर्जी नहीं है बच्चों में। बिल्कुल बुझे से बच्चे हैं कि जब मैं बात करता हूँ तो भी बस जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी नहीं है जो उनकी आवाज में होनी चाहिए। भाई आप 14-15 साल की उम्र में तो आपकी, मैं तो कहता हूँ यार इस उम्र में तो फुलाद होना चाहिए, ये बिल्कुल ही मतलब एनर्जी लेस टोटली बच्चे। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि आप करियर कुछ कंट्रोल कर रहे हो, अननेसेसरी की बातें आप बच्चों के साथ कर रहे हो। यदि आप फ्री छोड़ते हो तो बच्चा अपने एनर्जी से, कुछ बचपन ही मार दिया एक्चुअली जी हमने। हाँ, खत्म हो गया, बचपन है कहाँ। तो वो पेरेंटिंग तो कुछ हो नहीं रही, मतलब पेरेंटिंग में बातें खूब हो रही हैं। हाँ, बातें मैं बता रहा हूँ, जैसे मैक्सिमम सोशल इन्फ्लुएंसर्स जो अभी बने हैं वो पेरेंटिंग पर है। तो मेरे को सरप्राइजिंग था कि भी इतना नंबर एकदम से जो बढ़ा है वो पेरेंटिंग के इन्फ्लुएंसर्स बढ़े हैं। अच्छा, तो ये है। अगर आपके बच्चे ने
10th कर ली है और या 12th कर ली है, या आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपका बच्चा एक्चुअली किस फील्ड के लिए बना है, या बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो आप अमित डागर सर से संपर्क कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं जिसमें उसके स्किल्स, उसकी हॉबी, उसकी पर्सनैलिटी पता चल जाती है, और ये आपको 30-35 करियर के ऑप्शन भी दे देते हैं कि इनमें आपका बच्चा जाएगा तो काफ़ी अच्छा कर सकता है। 4 किताबें अमित डागर सर की आ चुकी हैं अभी पेरेंटिंग पे। ज़्यादा भारी मोटी किताबें नहीं हैं, पतली पतली सी और सिंगल लाइनर किताबें हैं वो। आप उनको मंगाइए और पढ़िए, उनको फॉलो करिए, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। मेरे वर्षों पुराने दोस्त हैं और मैं इनको इसलिए बुलाता रहता हूँ, तंग करता हूँ, क्योंकि एक पिता के रूप में मुझे पता है कि आप भी उतने ही चैलेंज देख रहे हैं जितने मैंने देखे हैं। तो अपने बच्चों को खिलने दें। हमने एक्चुअली सर तारे ज़मीन पर फिल्म देख तो ली जी, पर अप्लाई कुछ नहीं किया। कुछ बिल्कुल, हम सराहते ज़रूर हैं बच्चों को, लेकिन करते नहीं। प्रैक्टिकली हम फेल हैं। और बात करेंगे हमें पता सारी चीज़ों का है। यही सबसे दुखद पहलू यही है। पेरेंट्स, आप किसी पेरेंट से बात करो, वो आपको बातें बताएगा, लेकिन जब उसके बच्चे के ऊपर लागू करने की बात आती है तो फिर वो तो मना कर देगा। तारे जमीन पर पड़ोसी के लागू हो जाएगी। दोस्तों, अमित डागर सर का नंबर मैं दे दूंगा, इनसे मुलाकात होती रहेगी। मैंने रिक्वेस्ट की है कि महीने में एक दिन कम से कम पेरेंटिंग पर हम बात करें। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अमित डागर सर से नेक्स्ट एपिसोड में, तो कमेंट में आप अपने बच्चे का नाम लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना सवाल लिख दीजिए और मैं बिना आपका नाम बताए ही वो सवाल अगले एपिसोड में इनसे पूछ लूँगा। जो भी चैलेंज आपको, जो भी पूछना अपने बच्चों के बारे में, आप पूछ सकते हैं और इनसे संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया आपका। नमस्कार सर, आप आए, धन्यवाद बहुत। जी, बहुत